हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में हम लोग देख चुके थे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, है ना, और फिर डाइजेशन इन स्टमक, फिर आया था हम लोगों का डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बक्कल कैविटी में हमने देखा था कि बक्कल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता, और किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता? कार्बोहाइड्रेट का। और स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होगा? प्रोटीन का। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि वहां से इंटेस्टाइन के अंदर एक तो बाइल जूस आएगा और पैनक्रियाटिक जूस आएगा। तो बाइल जूस का हम लोग फंक्शन देख चुके थे और पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन देख चुके थे, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था पैनक्रियाटिक जूस में? तो देखो, हमने देखा था पैनक्रियाटिक जो जूस होंगे, कल बताया था कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोल देंगे। ठीक है, और इसमें क्या होंगे? इसके पास हर एक फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करवाने वाले एंजाइम प्रेजेंट होंगे। जैसे हम लोग क्या क्या खाते थे? कार्बोहाइड्रेट खाते थे, प्रोटीन खाते थे, फैट खाते थे या लिपिड, है ना। तो ये सब क्या है? इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए यहां पर क्या निकल रहे? एंजाइम। तो बोला था कि अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाना, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाने वाले एंजाइम्स को हम लोग बोलते थे एमाइलेज। और कहां से निकलता? पैनक्रियाज से। इस वजह से इसको पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोल देते थे। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज का एक नया नाम होता एमाइलोप्सिन। ठीक है, फिर हमने देखा था कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होंगे? ट्रिप्सिन होंगे, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और ये तीनों किस फॉर्म में निकलते थे? इनएक्टिव फॉर्म में। तो इनसे अगर प्रोटीन का डाइजेशन करवाना था हम लोगों को, तो हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इन एक्टिव एंजाइम्स को किस में कन्वर्ट करो? एक्टिव में। तो एक्टिव करने के लिए आता था एंटेरोकाइनेज, वो एक्टिव करता था ट्रिप्सिनोजन को, और ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता था ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन होगा वो दोनों एंजाइम को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। फिर हमने पढ़ा था पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज मतलब जो डाइजेशन करेगा किसका? लिपिड का। और पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम होता है स्टेप्सिन। ठीक है, अब क्या है? न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा सुन लो। न्यूक्लिक एसिड सुने हैं कभी? न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, कहां पर प्रेजेंट होता? ठीक है, तो देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये फॉर्मेशन करवाता डीएनए और आरएनए का। और डीएनए और आरएनए कहां पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो देखो, जब भी हम लोग कोई प्लांट खाएंगे, प्लांट सेल या एनिमल सेल, ठीक है, तो सेल खाने का मतलब क्या है कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस है तो उसके अंदर डीएनए होगा। ठीक है, तो डीएनए का डाइजेशन करने के लिए, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने के लिए भी तो हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब इनका हम लोगों को फंक्शन देखना था। तो इसमें देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। और कल ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कौन बदलेगा? एमाइलेज। कौन? एमाइलेज। अब वो एमाइलेज कोई भी हो सकता। सिलाइबरी एमाइलेज है तो वो पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करेगा? डाइसैकेराइड में। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज है तो भी पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करेगा? डाइसैकेराइड में, है ना। तो ये जो पॉलीसैकेराइड होगा, ठीक है, एमाइलेज होगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? डाइसैकेराइड। किसमें? डाइसैकेराइड में। और डाइसैकेराइड क्या है? ये भी एक टाइप का शुगर है। अभी हम लोग नाम देखेंगे, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, है ना, और लैक्टोज हो गया। ये सब क्या है? क्या है? ये सब डाइसैकेराइड शुगर है। ठीक है, अब क्या है? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट को किसने कन्वर्ट कर दिया? पॉलीसैकेराइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने डाइसैकेराइड में। अब क्या है? प्रोटीन। तो देखो, इससे पहले स्टमक याद करना पड़ेगा हम लोगों को। स्टमक में एक एंजाइम था पेप्सिन और दूसरा एंजाइम था रेनिन। और रेनिन का काम क्या था? कैसीन को किसमें कन्वर्ट करता था? ये पैराकैसीन में। याद है ना? किसमें कन्वर्ट करेगा? पैराकैसीन में। अब ये जो पैराकैसीन रहेगा, पैराकैसीन एक कैल्शियम के साथ
जुड़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट। अब जो कैल्शियम पैराकैसिनेट होगा उसको पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स, है ना। और जो पेप्सिन होता था वो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता था, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स में, है ना। लेकिन देखो डाइजेशन स्टार्ट हो गया था प्रोटीन का, स्टार्ट होता हर जगह, स्टोमक में स्टार्ट हुआ था प्रोटीन का डाइजेशन, माउथ में स्टार्ट हुआ था या बक्कल कैविटी में स्टार्च का, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आएगा, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स आएगा, है ना। तो यहां पर देखो ये जो या थोड़ा बहुत जो प्रोटीन बच जाएगा जिसका डाइजेशन नहीं कर पाएगा पेप्सिन, तो प्रोटीन रहेगा, प्रोटियोजेस रहेगा और क्या रहेगा, पेप्टोन्स रहेगा। ये सब कहां पर आ गए, काइम में प्रेजेंट थे ना, काइम में, तो काइम से कहां पर आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस। तो अब देखो ट्रिप्सिन, एक एंजाइम कौन सा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इनको किसको, प्रोटीन को, प्रोटियोजेस को और पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट करता, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रहेगा, क्या रहेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है इस पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड में। किसमें, डाइपेप्टाइड। डाई मतलब जिसमें 2 अमीनो एसिड होंगे, सिंपल से ऐसे याद रखा करो, है ना, आसान हो जाता थोड़ा याद रखना। तो पहले ही बता दिया था कि पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है, पॉली को किसमें कन्वर्ट करना, डाई में, ये भी याद रख लेना, है ना। अगर पॉलीसैकेराइड होगा तो डाइसैकेराइड, ठीक, पॉलीपेप्टाइड होगा या प्रोटीन होगा तो उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, फैट होगा तो उसको डाइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। ये हो गया किसका डाइजेशन, प्रोटीन का। अब क्या बचा, फैट। क्या है, लिपिड है ना, या हम लोग फैट बोल लें। और ये फैट कौन सा है, इमल्सिफाइड फैट है ना, क्योंकि इसके ऊपर पहले मिक्स हो चुका बाइल जूस, और बाइल जूस ने इसकी जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया था, मतलब इमल्सिफिकेशन कर दिया था, है ना। तो ये जो इमल्सिफाइड फैट होगा इसको पैनक्रियाटिक लाइपेज या स्टेप्सिन किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइग्लिसराइड्स फैट में। किसमें, डाइग्लिसराइड्स फैट में। अब क्या बचा, अब है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है इधर पे। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करवाने वाला जो एंजाइम होगा उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिएज। क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएजेस, ठीक है। एजेस बोला था ना, जिस नाम के पीछे एजेस जोड़ दोगे, सफिक्स जोड़ दोगे उसका, तो वो क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा। तो जो न्यूक्लिक एसिड होगा इसको न्यूक्लिएजेस एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा, पहले न्यूक्लियोटाइड में करता फिर न्यूक्लियोसाइड में, लेकिन अपन डायरेक्ट लिख देंगे न्यूक्लियोसाइड में। ये क्या है, ये सब अपन को अभी नहीं समझ में आएगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है। तो अभी तो केवल अपन को सीधे याद रख लेना है। तो ये है डाइजेशन किसका, फूड कंपोनेंट का, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो केवल 2 ही जूस ने काम किया अपना। कौन कौन से जूस ने, एक तो बाइल जूस ने और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस ने। अभी तो डाइजेशन बाकी है ना। अब कौन करेगा इसका डाइजेशन, इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस का काम है डाई को किसमें कन्वर्ट करना, मोनो में। समझ गए, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड, डाइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो अब इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम है, अब हम लोग ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या था, पॉली को डाई में कन्वर्ट करना,
तो जो इंटेस्टाइनल जूस होगा इसका काम है डाई को किस में कन्वर्ट करना, मोनो में। मोनो क्या होता, सबसे छोटा फॉर्म होगा, ठीक है, जिसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता, ठीक है। तो अब इसमें देखो पहले एक चीज और समझो, इंटेस्टाइनल जूस जो होगा इसको हम लोग सक्कस एंटेरिकस भी बोल देते, क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस, ठीक। तो इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड होंगी, क्या होंगी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड में हम लोग का एक तो होता ब्रूनर्स ग्लैंड, क्या होगा, ब्रूनर्स ग्लैंड, और क्रिप्स ऑफ लिवरकुहन, लिवरकुहन, ठीक है। ये दो टाइप के इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती जो सेक्रेट करेंगी सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल जूस में होता क्या क्या है, तो हम लोग टेबल बना लें वैसे ही, ठीक है। तो देखो अब यहां पर क्या था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब पॉलीसैकेराइड को इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक जूस ने किस में कन्वर्ट कर दिया था, डाइसैकेराइड में। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या बचा, डाइसैकेराइड बचा ना, है ना। तो हम लोग को डाइजेशन किसका करवाना, डाइसैकेराइड का, ठीक है, किसका, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का डाइजेशन करवाने वाले एंजाइम्स को क्या बोल देंगे, डाइसैकेराइडेजेस। ये जो डाइसैकेराइडेजेस है ना, ये क्या है, एंजाइम है। काम क्या है इसका, ये करेगा डाइसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करेगा, मोनोसैकेराइड में, किस में, मोनोसैकेराइड। इतनी बात समझ में आई। अब इस डाइसैकेराइड के अंदर कौन कौन से एंजाइम आएंगे, ठीक है। तो डाइसैकेराइडेज क्या हो गया, ग्रुप हो गया एंजाइम्स का। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के डाइसैकेराइड एंजाइम होंगे। एक कौन सा है, एक है माल्टेज, क्या है, माल्टेज। माल्टेज क्या कराएगा, बोला कि जिस नाम के आगे पीछे सॉरी क्या लगा दो, एज लगा दो या एजेस लगा दो, तो वो उस फूड कंपोनेंट का डाइजेशन करने वाला क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा। तो माल्टेज किसका डाइजेशन करेगा, याद करो, किसका, माल्टोज का, किसका, माल्टोज का। और जो दूसरा रहेगा सुक्रेज। सुक्रेज एक एंजाइम है और ये डाइजेशन करेगा सुक्रोज का, ठीक है। सी हो जाएगा लैक्टेज, क्या हो जाएगा, लैक्टेज, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गए डाइसैकेराइडेजेस एंजाइम जो कहां पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में। और क्या है, प्रोटीन भी तो है, क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या बचा था, पॉलीपेप्टाइड को या प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया था अपने डाइपेप्टाइड में। तो यहां पर क्या होगा, डाइपेप्टाइडेजेस चाहिए होगा हम लोगों को। तो यहां पर दो टाइप के एंजाइम हैं, एक होगा डाइपेप्टाइडेजेस, क्या होगा, डाइपेप्टाइडेजेस, दूसरा इंटेरोकाइनेज। आ गया ना इंटेरोकाइनेज। इसका काम क्या था, एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन, क्या करना, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करना। और भी याद रखना हो तो इरेप्सिन भी होगा, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम में क्या हो जाएगा, इरेप्सिन, ठीक है। फिर क्या था, लिपिड था, लिपिड को डाइजेस्ट कराने के लिए कौन सा होगा, लाइपेजेस, है ना। और क्या था, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में हमने बोला पैनक्रियाज ने न्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, Na, न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया था, न्यूक्लियोसाइड में, किसमें, न्यूक्लियोसाइड। तो इंटेस्टाइन में क्या बचा, न्यूक्लियोसाइड बचा। तो न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करवाने वाला एंजाइम कौन सा होगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस। और न्यूक्लियोसाइडेजेस कहां से रिलीज होता, इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो ये हो गए एंजाइम जो क्या करवाएंगे, डाइजेशन करवाएंगे किसका, फूड का, अलग अलग फूड कंपोनेंट का। तो एक एक करके देखें। अब देखो ये जो डाइसैकेराइड था, क्या था, डाइसैकेराइड था,
ठीक है, पैनक्रियाज जूस ने पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइसैकेराइड में। अब डाइसैकेराइड हम लोगों को 3 टाइप के मिलेंगे, कौन कौन से? एक तो मिलेगा माल्टोज, ये क्या है, डाइसैकेराइड शुगर है। और डाइसैकेराइड बताया था जब 2 शुगर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, एक डाइसैकेराइड शुगर बनेगा। तो माल्टोज के अंदर कितने शुगर मॉलिक्यूल होंगे, 2, ठीक है। तो इस माल्टोज का डाइजेशन करेगा माल्टेज, कौन, एक एंजाइम है ना अपने पास, कौन सा, माल्टेज। अब माल्टेज इस माल्टोज शुगर को मोनोसैकेराइड में ब्रेक कर देगा। तो ये किस में ब्रेक होगा, 2 मॉलिक्यूल किसके, ग्लूकोज के। मतलब समझ गए ना, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड शुगर है जो किससे बना होता, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। फिर अगला डाइसैकेराइड शुगर कौन सा है, सुक्रोज। सुक्रोज का डाइजेशन करवाने वाला एंजाइम कौन सा होगा, सुक्रेज। और एक किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को, सॉरी सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। मतलब सुक्रोज क्या हो गया, डाइसैकेराइड शुगर हो गया जो 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से, एक मॉलिक्यूल हो गया ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल हो गया शुगर का, इनसे मिलकर के बना रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, लैक्टोज, क्या है, लैक्टोज। तो लैक्टोज का डाइजेशन करवाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, लैक्टेज, ठीक है। और ये भी क्या है, डाइसैकेराइड है, मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक तो रहेगा ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, और दूसरा रहेगा ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड शुगर है, फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया किसका, कार्बोहाइड्रेट का, हो गया ना। यही तो था कि फूड को, डाइजेशन का मतलब क्या था, लार्ज फूड कंपोनेंट को स्मॉलर फूड कंपोनेंट में, स्मॉल फूड कंपोनेंट में ब्रेक करना। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्म क्या था, ग्लूकोज, है ना, या मोनोसैकेराइड। तो अब ये मोनोसैकेराइड बन गए हम लोगों का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, अब बचा हम लोग का प्रोटीन। क्या बचा, प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या बचा था, इंटेरोकाइनेज को हटा दे रहे, इंटेरोकाइनेज का काम अपन को पता चल गया है ना। यहां पर मेन काम है किसका, डाइपेप्टाइड का। तो ये जो डाइपेप्टाइड बची थी हम लोगों की, डाइपेप्टाइड मतलब जब प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स का डाइजेशन किया था ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने, उसमें किस में कन्वर्ट किया था, डाइपेप्टाइड में। तो अब डाइपेप्टाइड का डाइजेशन करवाने के लिए हम लोगों को एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। उस एंजाइम को क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइडेजेस। अभी जो डाइपेप्टाइडेजेस होगा, इस डाइपेप्टाइड को मींस प्रोटीन को किस में ब्रेक कर देगा, एमिनो एसिड में। तो हम लोगों को पता चल गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, प्रोटीन की एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज है, सीधे याद रखो ग्लूकोज, है ना। तो प्रोटीन का डाइजेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कहां पर कंप्लीट हुआ, इंटेस्टाइन में, है ना। अब क्या बचा, कौन सा लिपिड बचा ना, कौन सा लिपिड, डाइग्लिसराइड फैट, डाइग्लिसराइड्स फैट। अब ये जो डाइग्लिसराइड्स फैट होगा, इसको जो लाइपेज है, क्या है, लाइपेज, इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड, किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। मतलब समझ में आ गया ना हम लोगों को कि जो फैट रहेगा, फैट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फिर क्या है, अब है हम लोगों का न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करवाने वाला जो एंजाइम होगा वो है न्यूक्लियोसाइडेज। क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइडेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में, ठीक। ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एब्जॉर्प्शन,
ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर एब्जॉर्प्शन देख के बाद ये लेक्चर हम लोग फिनिश कर देंगे। तो हम लोगों को देखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और एब्जॉर्प्शन समझते हैं तो हम लोग क्या बोलते थे, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में फिजियोलॉजी पढ़ा था तो उस टाइम पे बोला था डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स, है ना, पासेस थ्रू द इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। ठीक है, मतलब डाइजेस्टेड जो फूड था हमने देख चुके कैसे फूड डाइजेस्टेड होता, अब उसको कहां पर पास करना है, ब्लड वेसल्स के अंदर, उसी को क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता, तो देखो ये पूछा जाएगा कि माउथ में किसी चीज का एब्जॉर्प्शन होता कि नहीं होता, तो हम लोग बोल सकते हैं जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स का मतलब वो नहीं है हीरोइन चरस गांजा, ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन से, है ना। तो कुछ मेडिसिन होती जिनको हम लोग डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते, कहां से, बक्कल कैविटी से, और बक्कल कैविटी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर होगा एक स्टमक। स्टमक में याद रखना वाटर, सिंपल शुगर मींस ग्लूकोज वगैरह, जैसे ग्लूकोन डी वगैरह बोलते ना अपन, तो वो क्या है, ग्लूकोज है। तो ये जो सिंपल शुगर होती है इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता, कहां से, स्टमक से। साथ ही साथ एल्कोहल और मेडिसिन्स, ये सब कहां से एब्जॉर्ब होती, स्टमक से। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा, पहले उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा, और डाइजेशन किस में होगा, सिंपल सब्सटेंस में, जिससे वो आसानी से इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस करके कहां पर आ जाए, ब्लड में। फिर आएगा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को बोला जाता प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, ठीक है, जैसे अपन ने क्या पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा, फ्रक्टोज पढ़ा, ग्लैक्टोज पढ़ा, विटामिन मिनरल्स, ठीक है, ये सब कहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। फैट हो गया, ये सब कहां से एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, फिर आता अपन लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स मीन्स मेडिसिन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑर्गन। प्रिंसिपल ऑर्गन किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को एब्जॉर्ब करने का जो प्रमुख ऑर्गन है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़े हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो इलियम वाला पार्ट होता था ना, पहले मतलब क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्यों होता। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट होगा वहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहेंगे। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं बिलाई। ये जो स्ट्रक्चर बना ना वो किसका बना, बिलाई का। और बिलाई कहां पर होगा, तो जैसे हमने बोला ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, समझ लीजिए, स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। अब इसको काट के देखेंगे, मतलब इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे तो हमें 4 लेयर दिखाई देंगी। जब एनाटॉमी पढ़ते ना एलिमेंट्री कैनाल की, लेकिन अभी अपने सिलेबस में है नहीं है, तो इनको अपन को मतलब नहीं है कि सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरेस, सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजा। लेकिन हम लोग को इनर मोस्ट कवरिंग याद रखनी है। जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी ना, इस इनर मोस्ट लाइनिंग को हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं या म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोसा समझते हैं, जैसे मार्कर देखो या पेन देखो। ठीक है, तो पेन के अंदर एक कैविटी है, उसी कैविटी में तो रिफिल डालोगे, खाली जगह है ना, तो वैसे ही म्यूकोजा से सराउंडेड एक कैविटी होगी जहां से हम लोग का फूड पास होगा। ठीक है, अब इसी म्यूकोजा में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। क्या होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोल देते बिलाई। क्या बोलेंगे, बिलाई। और बिलाई का काम क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। ये क्या हो गए, बिलाई है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इनको हम लोग बिलाई बोलेंगे। इनका काम क्या है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया किस चीज के लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, अब ये जो बिलाई होगा, बिलाई के अंदर क्या होगी? ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, है ना? सप्लाई समझते ना, यहां पर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड वेसल्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो इस इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस करके कहां पर आ जाएगा? इनके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स है, तो इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज होके आते रहेंगे। ठीक, अब इन्हीं बिलाई को बाहर निकाल के हमने देखा, तो ये स्ट्रक्चर बना है किसका? बिलाई का। तो बिलाई हो गया प्लूरल नंबर, और जो बिल्लस होगा वो सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, अब बिलाई के ऊपर भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या है? बिलाई या बिल्लस। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे माइक्रो बिलाई। अब इसमें क्या है? देखो, यहां पर इस बिलाई के अंदर आर्टरी की भी सप्लाई रहेगी। आर्टरी समझते हो? अगर नहीं समझते तो इसको हम लोग पढ़ेंगे हार्ट वाले चैप्टर में, कि आर्टरीज का काम है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, और वेन्स का काम है डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाना। ठीक, तो वेन्स भी रहेगी, आर्टरीज भी रहेगी, साथ ही साथ यहां पर लिम्फ वेसल्स भी रहेंगी। ये सब क्या है? इन सबको अपन ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब इसी लिम्फ वेसल्स को हम लोग माइक्रो या बिलाई के केस में लैक्टियल बोल देते। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? देखो, जितना भी मिनरल्स रहेगा, क्या रहेगा? मिनरल्स वगैरह रहेगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, ये सब डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या डिफ्यूज होकर के पहुंच जाएंगे कहां पर? आर्टेरियोल के अंदर। लेकिन जो अपना फैट वाला पार्ट है, फैट मतलब जो हमने देखे थे ना फैटी एसिड, जब फैट का डाइजेशन किया तो क्या बना था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, ये डायरेक्ट आर्टरीज की वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते, तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इन अलग टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे लैक्टियल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? लैक्टियल के थ्रू। तो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रहेंगे वो कहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे? लैक्टियल के थ्रू। लेकिन जितने भी सुगर्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते कहां से? आर्टरी या वेन्स के थ्रू। ठीक, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोल देते? बिलाई। ठीक है, और बिलाई का काम समझ गए, सरफेस एरिया इंक्रीज करना किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। तो आज हम लोगों का न्यूट्रिशन वाला टॉपिक फिनिश हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन वाला टॉपिक। ठीक है, नोट कर लीजिए।